हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि अब हमने अपने अभ्यास कार्यों के 4 प्रश्नों को कर लिया है पूरा, जिसमें कि हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, अपना एकादश पाठ है, 11 पाठ है, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। उसके 4 प्रश्नों को हमने लास्ट वीडियो में करवा दिया। अब हम 5वें पर आते हैं। लिखा हुआ है अधो लिखितानी पदानी, अधो यानी नीचे, लिखितानी लिखे हुए, पदानी पदों को, आधृत्य यानी लेकर के या आधारित, पंच यानी जो आपके वाक्य लिखे हुए हैं, नीचे लिखे हुए जो पद लिखे हुए हैं उन पर आधारित वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना कीजिए। यहाँ पर कुछ पद लिखे हुए हैं, कुछ पद दिए, शब्द नहीं बोला हमने, पद दिए हुए हैं, क्योंकि सभी में कहीं ना कहीं विभक्ति लगी है, इसलिए जो पद दिए हुए हैं उन के वाक्यों में प्रयोग करना है। यानी ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें स्वकीयम, सविनोदम, सक्रिया और यहाँ पर प्रदेशस्य, और ये लिखा है मुखरम, मुखम लिखा हुआ है, मुखरम, सर्वथा, ये हमारे सारे वहां पर शब्द आ जाएं। तो पहला आता है स्वकीयम यानी अपना, तो इसका हम क्या कहेंगे? स्वकीयम कार्यम कुरु, कार्य नहीं हो जाएगा, कार्यम कह देंगे, अपने कार्य को करो। स्वकीयम यानी अपने, कार्यम कुरु, अपने काम को करो। तो स्वकीयम शब्द आपका यहाँ पे प्रयोग हो गया। अब कहते हैं सविनोदम यानी हास्य पूर्वक, हंसते हुए, विनोद के साथ हंसी मजाक करते हुए, तो कहेंगे सह यानी वह, सविनोदम आचरति, वह विनोद के साथ हास्य पूर्वक आचरण करता है। तो क्या होगा? सह सविनोदम आचरति। तो लीजिए ये वाक्य बन गया। कौन सी बड़ी बात है? सक्रिया यानी सक्रिय रहना, क्रियाशील रहना। सा पठने, वह पढ़ने में सक्रिय अस्ति, पढ़ने में सक्रिय है। बस लीजिए बन गया वाक्य। प्रदेश से यानी प्रदेश की, कहते हैं प्रदेश की, कहते हैं प्रदेश से उन्नति करनिया, प्रदेश की उन्नति करनी चाहिए। करनिया यानी करनी चाहिए, चाहिए का अर्थ लगाना है, अनियर प्रत्यय लगा देते हैं तो उसमें अनिय शेष रह जाता है, और र होने से जो न बचता है अनियर प्रत्यय का वो णा में परिवर्तित हो जाता है। कई बार बता चुके हैं अभ्यास करवाते में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? करनिया यानी करनी चाहिए। मुखरम यानी स्पष्ट रूप से, तेज आवाज में, अच्छे से, तो कहते हैं मुखरम होकर, मुखर होकर, स्पष्ट होकर। तो कहते हैं स मुखरम एव वदति, वह स्पष्ट रूप से ही बोलता है। सर्वथा यानी बिल्कुल, हमेशा, सर्वथा बिल्कुल। सह सर्वथा सत्यम वदति, वह बिल्कुल सत्य बोलता है। स सर्वथा बिल्कुल, कहते ना बिल्कुल ठीक कहा, तो कहते हैं स सर्वथा सत्यम वदति, ये वह हमेशा सत्य बोलता है। सदैव हमेशा होता है, सर्वथा यानी बिल्कुल। अब कहते हैं, अब यहाँ पर क्या लिखे हैं? अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचत। अब ये वाले भी वाक्य जो लिखे हुए हैं इनका के भी वाक्य की रचना कीजिए। तो हम क्या लिखा है? ऊपरी यानी ऊपर, तो कहेंगे ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्य, ऊपर निर्मित चित्र को देखिए। अब ऊपरी शब्द का और भी हम क्या लिख सकते हैं कि वृक्षस्य ऊपरी, के वृक्ष के ऊपर कह देंगे वानरम, वानरह, वानर कहेंगे कूर्दति, कूदते हैं। यानी अब अगर बहुत सारे हों तो कहेंगे वानरः कूर्दन्ति। अगर आपको इसमें ये कठिन लग रहा है तो आप लिख सकते हैं वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर लिख सकते हैं। अच्छा, कूर्दन्ति नहीं लिखना है, वो भी अगर कठिन लग रहा है तो लिख दीजिए वानराः सन्ति। तो क्या हो जाएगा? वृक्ष के ऊपर वानर है। या वृक्ष से ऊपरी खगाह सन्ति, खगाह यानी पक्षी हैं, तो ये भी आपका एक वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। वृक्ष से ऊपरी खगाह सन्ति, कि वृक्ष के ऊपर खग है, पक्षी हैं। तो ये कुछ भी आप छोटा सा ऊपरी यानी ऊपर होता है, जिसका अर्थ कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। आदानम यानी लेकर, विद्यायाः यानी विद्या का आदानम क्रियेत, हमें करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रि धातु में विधिलिंग लकार लगा दिया, यानी विद्या का, तो क्रि धातु क्रियेत बन गया, यानी करना चाहिए। विद्याया, विद्या का, आदानम लेन देन करना चाहिए। परकीयम, स्वकीयम यानी अपना, परकीयम यानी दूसरों का। परकीयम वस्तून यानी दूसरे की वस्तुओं को ना स्वीकृत, स्वीकार नहीं करना चाहिए, यानी स्वीकृत यानी छुड़ाना नहीं चाहिए, है ना। कोई प्रेम से दे तो ले लो, लेकिन ये नहीं कि दूसरे की चीजों पर नियत लगा के रखो, अरे जो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उसकी चुपचाप से उठा ली, नहीं। परकीयम वस्तु न स्वीक्रिया। ठीक है। विषमता, विषमता होती है यानी समानता हो, विषमता, समानता यानी एक जैसा होना, विषमता यानी अलग अलग होना। तो कहते हैं अस्माकम, माँ भूल गए यहाँ पर लीजिए अस्माकम,
अस्माकम यानी हमारे जीवन में, अस्माकम जीवने बहुनी बहुत सारी विषमता भवती, बहुत सारी विषमताएं आती हैं। व्यक्तिगतम यानी व्यक्तिगत यानी अपने आप का, व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति का कि अपने की बात हो जाए तो इदम मम यह मेरा, व्यक्तिगतम यानी पर्सनल, कहते हैं ना ये मेरा पर्सनल कार्ड है, ये मेरा पर्सनल घर है, ये मेरी पर्सनल कार है, कहते हैं तो कहते हैं इदम मम व्यक्तिगतम यानी मेरा खुद का स्वयं का, कार्यम अस्ति कार्य है। ठीक है, अब कहते हैं आरोह, आरोह यानी चढ़ना, तो वृक्षे आरोह हानिकारक भवति, वृक्ष पर चढ़ना हानिकारक होता है। बस ये आपका उत्तर सारे वाक्य। अब देखते हैं, लिखा है हमारा अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे हुए पदों का समानार्थक पद, समानार्थक पद पाठात चित्वा, पाठ से चुनकर लिखिए। ठीक है, पंचमी विभक्ति लगी, इस अलग होने का अर्थ आ रहा है। पदानाम यानी पदों का, काकी के का बोध आ रहा है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखा हुआ है ना, पाठ से चित्वा यानी चुनकर। अब लिखा हुआ है यानी समानार्थक पद ढूंढने हैं लेकिन पाठ से ही, जैसे लिखा है शिक्षणे, शिक्षण यानी पढ़ाने में। अब क्यों हमने मैं बोला, क्योंकि सप्तमी विभक्ति थी, तो शिक्षण यानी शिक्षण में, ऐसा ही हमें पाठ से चुनकर लिखना है। उसमें हमारा लिखा है अध्यापने, समानार्थक की बंद, शिक्षण यानी पढ़ाना, तो अध्यापन यानी पढ़ाना। ठीक है, तो बन जाएगा अध्यापने। अगर शिक्षण में सप्तमी है तो हमें जो समानार्थक ढूंढेंगे उसमें भी सप्तमी विभक्ति वाला ढूंढेंगे। जैसे पथी, पथ शब्द में जब हमारी कौन सी सप्तमी विभक्ति लगती है तो वो बनता है पथी, तो ऐसे ही मार्ग में भी सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, मार्गे, ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। हृदय, हृदय का हमारा क्या लिखा है, बोले मनसी शब्द किसके लिए आया है, बोले हृदय का समानार्थक आया है। हृदय में यानी मन में, हमारे दिल में एक इच्छा थी कहते हैं ना, तो हमारे मन में, तो हृदय का यहाँ पे समानार्थक मनसी आया हुआ है। ऐसे ही लिखा है, हृदय होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति का हमारा फिर उत्तर आएगा। ठीक है, अब कहते हैं इच्छा अनुसारम यानी इच्छा के अनुसार, तो ऐसा ही हमारा समानार्थक आया है यथेष्टम। क्या आया हुआ है, यथेष्टम। योगदानम के लिए आया है अवदानम, निरंतरम के लिए आया है अविरतम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे समानार्थक पद हो जाते हैं जो कि आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। अब लिखा है अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम लिखत। अब लिंग विभक्ति वचन तब आप कर पाएंगे जब आप शब्द रूप पढ़ना शुरू करेंगे। शब्द रूप के लिए हम बार बार बोल रहे हैं, 9th क्लास में देख लीजिए, 9th क्लास में देखेंगे शब्द रूप के आपको 20 से 22 शब्द रूप मिल जाएंगे। आपको हर एक चीज के शब्द रूप हमने बनाए हैं, जहां तक पॉसिबल हो सकते हैं उतने शब्द रूप हमने आपके बताए। याद करने का भी तरीका बताया है, लेकिन अब याद तो आपको करना पड़ेगा। देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि हम याद कर लें तो आपको याद हो जाए, ऐसा होता तो हमने सब याद कर लिया, आपको सब हो चुका होता लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे लिखा है ऊपरी, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा है हमारा पद। ठीक है, जिसमें आपको क्या चुनना है, यहाँ पे आपको लिंग, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ये गलत आ गया कहीं से भी, ये आपके पद हो गए, यहाँ लिंग हो गया, यहाँ विभक्ति हो गई, ये वचन हो गए। ठीक है, तो आपको पद क्या दिया हुआ है, धू कहते हैं धूलिम, धूल, धूली शब्द है। अब कहते हैं धूलिम यानी धूल को। अब को का अर्थ आ रहा है म हलंत, दिखेगा तो पहले तो सबसे पहले लिख दीजिए कि द्वितीय विभक्ति एक वचन में म हलंत आता है। या तो नपुंसक लिंग में, या तो कोई शब्द अगर नपुंसक लिंग हो तो उसमें आपको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में, नपुंसक लिंग के तो प्रथमा और द्वितीय दोनों में ही आपको मां हलंत दिखाई देगा। जैसे फल शब्द का देखते हैं तो बनता है फलम, और एक वचन में भी फलम बनता है प्रथमा विभक्ति के, और द्वितीय विभक्ति के भी एक वचन में फलम बनता है। तो मां हलंत एक तो नपुंसक लिंग के प्रथमा द्वितीय में, और कहते हैं कि अगर आपको कहीं पर भी बोले द्वितीय विभक्ति मां हलंत दिखाई दे तो और तीसरी जगह पे कहाँ आता है, बोले द्वितीय विभक्ति के, नपुंसक लिंग नहीं, कहीं पे भी किसी भी लिंग का, पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग का हो, नपुंसक लिंग का हो, सबकी द्वितीय विभक्ति एक वचन में मां हलंत अंत में दिखाई देगा आपको। तो लिखा है धूली, धूली मूल शब्द हो गया, धूली कैसा लग रहा है हमें, स्त्रीलिंग, इकारांत छोटी ई की मात्रा है, मति तो धूली तो कैसा हो गया, इकारांत हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो मां हलंत कहाँ आया, द्वितीय विभक्ति एक वचन में। नपुंसक लिंग अगर होता धूली शब्द तो हम उसमें कहते कि नपुंसक लिंग का फिर हमें देखना पड़ता कि प्रथमा या द्वितीय आ रही है, लेकिन अगर हमारा स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन में आएगा, पुल्लिंग हुआ तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में आएगा। अब लिखा है नामनी,
क्या लिखा है? नामनी, नी छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा जैसे राजन शब्द हुआ हमारे, जब नकारांत, तकारांत, सकारांत शब्द में चलते हैं तो वहां पर मकारांत यानी माँ से अंत होने वाले, स से अंत होने वाले, त से अंत होने वाले उन शब्दों में छोटी ई की मात्रा, जैसे वाक होता है तो वाची हो जाता है, ऐसे नामनी हमारा क्या बन गया? नामनी। छोटी ई की मात्रा आ गई, कहाँ आती है? नपुंसकलिंग शब्दों में सप्तमी विभक्ति एक वचन में आती है। ऐसे ही अपरह, रह लिखा हुआ है, हमेशा देखिएगा सिंपल जो विसर्ग आता है किसी के पीछे, यानी अपर लिखा है यानी दूसरा, और उसमें सिर्फ विसर्ग लगा दिया जाए तो समझ लीजिएगा ये पुरलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन की ही बात हो रही है। कहते हैं कन्या नाम, अब नाम आ गया कन्या, वैसे ही स्त्रीलिंग हो गई, नाम लिखा है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। अब कहते हैं सहभागिताम, फिर से देखिए ताम आ गया, अब सहभागिता, बड़े आ की मात्रा, स्त्रीलिंग, ताम आम नाम दिख रहा है तो कहाँ? द्वितीय विभक्ति एक वचन में, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है? सहभागिताम। अब देखिए सहभागिता शब्द अलग करेंगे, वैसे हम क्या कहते हैं आपको? नाम, नाम और आम, ये पीछे देखें तो समझना आप षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, लेकिन यहाँ पे जो ताम है, जो शब्द लिखा है वो सहभागिता का ता है, मतलब सहभागिता अपने आप में पूरा शब्द है, उसके बाद म लगा हुआ है। जैसे हम कहें, देखिए उदाहरण के लिए बता देते हैं, नहीं आपको कंफ्यूजन होगी, जैसे हम कहें लताम, तो अब इसमें भले ही आम तो दिख रहा है, लेकिन भाई जो शब्द किसके मूल शब्द उसका क्या है? लता, तो भाई लता को हटा दो तो विभक्ति वाला चिन्ह क्या है? अकेला मां हलंत। तो ऐसे ही यहाँ पर सहभागिता शब्द में भी है कि मूल शब्द तो है सहभागिता, विद्या, सहभागिता, बड़े आ की मात्रा, मां हलंत है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में आएगा। स्त्रीलिंग अगर पुरलिंग है और मां हलंत दिख जाए तो समझ जाना उसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन लगी हुई है। नापितः सिंपल विसर्ग दिख जाएगा तो पुरलिंग में हमारा नापितः अकेला, नापिताह होता, सुनिए नापिताह अगर होता यहाँ पे तो आप यहाँ पे सुनिए नाप, देखिए इसमें थोड़ी सी हमें ये कंफ्यूजन लग रही है, आपको हम सबके बता दे रहे हैं किसमें क्या हो सकता है। अगर नापितः शब्द अकेला लिखा हुआ हो तो आप कहेंगे कि इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है, नापितः अकेला लिखा हुआ हो। थोड़ा सा बुक में चेक कर लीजिएगा, हम सभी का आपको बता देते हैं, ठीक है। उसी में अगर यहाँ पे नापितः ना हो के यहाँ पे नापिताह लिखा हुआ हो, यहाँ पे हम लिखे देते हैं, इसका थोड़ा देख लीजिएगा कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। बालक के समान रूप चलेंगे, नापिताह अगर लिखा हुआ हो तो वो हमारा प्रथमा विभक्ति है, उसमें पुरलिंग यहाँ लिखे देते हैं, पुरलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। एक वचन तो हमारा अकेला विसर्ग था, तब बड़े आ की मात्रा विसर्ग आ गया तो वो बहुवचन में आ जाएगा। जैसे बालक, बालकः, बालकः, बालकौ, बालकाः, बड़े आ की मात्रा बहुवचन में आती है। और यहाँ पे अगर तृतीय विभक्ति बहुवचन की बात यहाँ पे लिखी हुई थी तो अगर बुक में जरा देख लीजिएगा तो यहाँ पर अगर यहाँ पे लिखा हो आपके नापितैः, अगर ये नापितैः लिखा हुआ हो तो जैसे बालक बालकैः बन जाता है, राम रामई बन जाता है। कब? जब उसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन लगता है, तब आप इसको कहेंगे कि ये पुरलिंग शब्द है नापित यानी नाई, जिसमें कि तृतीया विभक्ति लगी है और उसमें भी बहुवचन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको बता दीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा कि आपके में नापितः लिखा हुआ है, नापिताह लिखा है या नापितैः लिखा है। हमने सबका बता दिया। चलेंगे हमारे रूप आप पहचानेगा कैसे? जैसे बालक के चलते हैं, बालक जैसे ही नापित शब्द के चलेंगे। अकारांत है, पुरलिंग शब्द है, और अकारांत पुरलिंग है तो चाहे राम के देख लो चाहे बालक के देख लो, उस हिसाब से आप लिंग और विभक्ति आराम से पहचान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम कहें तृतीया विभक्ति बहुवचन तो यहाँ पे नापितैः होना चाहिए, तब हमारा ये उत्तर बनेगा सही। तो एक बार जरूर इसमें कंफर्म कर लीजिएगा। हमने एक नहीं तीनों रूप बता दिए, तीनों क्या 21 रूपों के बारे में बता दिया कि बालक जैसे ही समान इसमें रूप आपके चलने वाले हैं। आगे लिखा हुआ है कि उदाहरणम अनुसृत्य लकार परिवर्तनम कुरु, यानी लकार का परिवर्तन कीजिए। अब लकार क्या होता है? लकार यानी आपका काल, काल का परिवर्तन कैसे करेंगे? जैसे अभी हम एक छोटे से उदाहरण से बता देते हैं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा सा या कहते हैं राम, राम ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल, जल्दी समझ में आ जाता है। लिखा हमने राम पढ़ता है,
क्या बोला? राम पढ़ता है, तो संस्कृत में क्या बनेगा? रामः पठति। ठीक है, राम एक वचन है, प्रथम पुरुष है, क्योंकि पुरुष पहचान हमने कैसे बताया था कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। ठीक है, तो हमेशा आपको हमने जब ये अनुवाद सिखाए थे, अनुवाद आपने अभी नहीं सीखे हैं तो 6th में, 9th में, 10th में, तीनों में हमने अनुवाद करने सिखा दिए हैं। हम कह रहे 9th और 10th में नहीं जाइए तो आप 6th वाले में चले जाइए। 6th के अनुवाद की वीडियो में जब तक आपके व्याकरण के वीडियोस नहीं बने हैं तब तक 6th को बेस मान लीजिए। 6th में भी बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी सी चीजें समझाई हमने। ठीक है, तो ये राम शब्द कैसा है? बोले ये प्रथम पुरुष का है, क्योंकि आपने क्रियाएं देखी हैं। क्रियाएं आपको ने पठती, पठता, पठंती तो अभी सक्सेस से देखते चले ही आ रहे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे लिखी रहती है। लिखा रहता है प्रथम पुरुष, फिर लिखा रहता है मध्यम पुरुष, फिर लिखा रहता है उत्तम पुरुष, इस प्रकार से लिखे रहते हैं। तो ये पुरुष बहुत परेशान करते हैं, दिमाग खराब होता है इनसे। ये सोचते हैं कि अरे ये क्या है, क्या मतलब निकलता है। फिर यहाँ लिखा रहता है एक वचन, फिर लिखा रहता है द्विवचन, और फिर लिखा रहता है बहुवचन। ये लिखा रहता है ना। और इसको देख के बड़ी समस्या लगती कि ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या है। तो हमने एक लाइन याद करवाई थी कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं शब्द जहां होगा वहां उत्तम पुरुष की क्रिया लगाना। तुम मध्यम, यानी तुम जो शब्द आएगा वो मध्यम पुरुष में आएगा, और मैं और तुम को छोड़ दो, बाकी जो भी बनते हैं, जो भी संज्ञा सर्वनाम बनते हैं, सब हमारे प्रथम पुरुष में चले जाते हैं। ठीक है, समझ गए? यानी अगर राम की बात होगी पढ़ने में, जैसे राम एक है तो क्या हो जाएगा? राम छोड़िए, बालक ले लेते हैं। बालक के हम आपको दोनों के बता देते हैं। जैसे देखिए, जैसे लिखा है बालकः, ये जैसे ये वाला जो लकार परिवर्तन है कब समझ में आएगा? जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सही होगा। यहाँ हम बता देते कि इस काम ने ऐसे करवा दिया तो समझ नहीं आती, इसीलिए हम ये पहले कॉन्सेप्ट समझा दें आपको कि कैसे लकार परिवर्तन करते हैं। जैसे हमने ये कह दिया कि पठ धातु के ले लेते हैं लट लकार, लट यानी वर्तमान काल की बता देते हैं, तो क्या बनता है? पठति। प्रथम पुरुष के लिए हमारी एक वचन, अगर बालक एक है तो बनेगा बालक पढ़ता है तो कहेंगे बालकः पठति। दो बालक पढ़ते हैं तो वहीं पे जो पढ़ने की क्रिया दो लोगों की होगी तो बन जाएगा पठतः, और वहीं पे अगर बहुत सारे बालक पढ़ रहे होंगे तो बन जाएगा पठन्ति, बालकाः पठन्ति। ठीक है, अब ये प्रथम पुरुष ने पढ़ गया क्रियाओं के मामले में। अब कहा हम मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में कहें तो तुम मध्यम। अब तुम शब्द के लिए कि तुम एक हो, तुम दो हो, या तुम बहुत सारे हो, तो उनके लिए क्रियाएं अलग होंगी। तुम अकेले पढ़ रहे होगे तो कहेंगे तुम पढ़ते हो, तो आ जाएगा त्वम पठसि। क्या हो जाएगा? त्वम पठसि, क्योंकि हमने याद करने का क्या तरीका बताया था कि कैसे याद करना। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी, फिर हो जाएगा थह, और हो जाएगा थ, पठत। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा पठामि, पठावह और पठामह। ठीक है, तो क्या बना हमारा? ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। ठीक है, किसके लिए? अगर तुम एक हो, तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो तो हो जाएगा युवाम पठत, और तुम सब पढ़ते हो तो हो जाएगा यूयम पठत। अब कहा मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं तो हो जाएगा वयम पठावह। ठीक है, ये अपना बन जाएगा। अब कहा लकार में परिवर्तन करूं, लकार में परिवर्तन करो तो लकार कैसे बदलेगा? अब जैसे कहा कि बालक पढ़ता है तो हमने लिख दिया बालकः पठति। अब ऐसे आपने देखे होंगे कि हर लकार के लिए होते हैं, यानी हमारे वर्तमान काल के लिए अलग क्रियाएं बनती हैं, हमारे ऐसे भूतकाल के लिए अलग बनती हैं, फिर कहते हैं हमारे लोट लकार के लिए अलग बनती हैं, आज्ञार्थवाच के लिए, विधिलिंग यानी चाहिए के अर्थ के लिए अलग बनती हैं। यानी 5 लकार आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, 5 लकारों की धातु क्रिया वाला एक बार वीडियो खोल लीजिए, 5 लकार याद हो जाएंगे, समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। अब क्या कहेंगे कि लिखा है जैसे बालक पढ़ता है तो क्या कहेंगे? बालकः पठति। इतना तो समझ में आ गया आपको कि बालक कैसा है? प्रथम पुरुष है, एक वचन है, इसलिए उसके लिए पठति क्रिया आई। लेकिन अभी हमने कहा कि बालक पढ़ता है, लेकिन हमने कहा बालक पढ़ता था।
या बालक पढ़ रहा था, भूतकाल की बात हो गई। तो अब ये जो क्रिया है, ये जो लट लकार है, वो किस में परिवर्तन हो जाएगा? लंग लकार में, भूतकाल में बन जाएगा। तो ये जो पठती क्रिया है, अब वही वचन नहीं बदलेगा, पुरुष नहीं बदलेगा, क्योंकि बालक बालक ही है, केवल पढ़ने की क्रिया का काल बदल गया ना, समय बदल गया। तो जैसे हम क्या लगा देते हैं अपने इंग्लिश में, हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं वर्ब का, जैसे सी की जगह सो हो जाता है, ऐसे ही ये हमारा पठती की जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमारा लग जाएगा, क्रिया बनती है अपठत, त ताम न अह तम त, तो अपठत अपठताम अपठन, इस प्रकार से। तो लकार कैसे बदला? हमारा पुरुष वही रहा, प्रथम पुरुष रहा, बालक बालक ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन उसमें क्या परिवर्तन हो गया? उसने लकार बदल दिया कि पढ़ रहा है, उसने कहा नहीं पढ़ रहा था, भूतकाल की बात बना दो। तो क्या करेंगे? बालक जैसा का तैसा लिखेंगे, बस करेंगे क्या कि पठती की जगह अब हम लिख देंगे अपठत। तो इसका अर्थ हो जाएगा बालकः, हो जाएगा अपठत। क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा बालक पढ़ता था, एक लकार बदल गया। अब कहा लट से आप इसी को लिट लकार में बदलो, भविष्य में बदलो। तो यहीं पे भविष्य काल में बहुत सिंपल होती है, वर्तमान जैसी भविष्य बिल्कुल चलती है। क्या बदल जाता है? केवल स्या लग जाता है। तो ये पठती लिखा हुआ है, तो पठती से अब क्या बन जाएगा? पठिष्यति, तीतः अंति उसी प्रकार से लगता है। तो कहा अब लकार बदलो, तो लकार में किसी चीज को नहीं बदलना है, सिर्फ बदलना है तो किसको? अपनी क्रिया को बदल देना है। तो क्रिया जो अभी लट लकार की चल रही थी, वो अब हमारे भविष्य काल में पहुंच के बन जाएगी प्रथम पुरुष एक वचन में पठिष्यति। तो बन जाएगा बालकः, और हम लिख देंगे पठिष्यति। ठीक है, ये हो गया। अब कहा बालक पढ़ता है, तो बालकः पठति, बालक पढ़ता था, तो बालकः अपठत, बालक पढ़ेगा, तो क्या दिया? बालकः पठिष्यति। ठीक है, ये हमारी क्या चल रही है? सब क्रियाएं चल रही हैं। अब तीनों लकार हो गए। अब कहा बालक पढ़ो, क्या दिया? बालक पढ़ो। अब पढ़ने की बात आ गई। अब क्या कह रहे? आज्ञा दे दी। आज्ञा के लिए लोट लकार होती है, तो लोट लकार के जब रूप बनते तो क्या बनता है? प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु। तो ये क्या बन जाएगा? बालकः पठतु। हमारा क्या, ये सब कुछ नहीं बदला, बालक बालक ही रहा, इसमें कुछ नहीं की, बस क्रिया बदल गई। उससे हमें पता चल गया कि ये हमारी कहाँ की क्रिया बन रही है? ये हमारी कौन सी? लोट लकार वाली बन रही है। अब यहाँ पे कह दिया कि नहीं, बोले बालक पढ़ना चाहिए, बालक को पढ़ना चाहिए। तो अब हम विधिलिंग लकार की क्रिया ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पठेत। क्या बन जाएगा? पठेत। तो हम क्या लिख देंगे? बालकः, यानी बालक को पढ़ना चाहिए, तो ये बन जाएगा बालकः, और ये हो जाएगा पठेत। लीजिए, क्या किया? लकार बदलना था तो सिर्फ क्रियाएं बदलते गए, और क्रियाएं भी कौन सी बदली? बोले अंदर वाले बदले, ये नहीं बदला कि प्रथम की जगह मध्यम हो गई हो। क्यों? क्योंकि हमारा कर्ता तो वैसा कि वैसा रहा, बालक बालक ही रहा, बालक प्रथम पुरुष एक वचन ही है। तो उसके अनुसार इस पैरामीटर के हिसाब से क्रियाएं हमें बदलनी गई, बस यहाँ की चीज बदलती गई और हमारे लकार बदल गए। तो सेम ऐसी ही चीजें हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, जिसमें कि क्या लिखा है? सा शिक्षिका अस्ति, वह शिक्षिका है। अब हम क्या कहेंगे? सा स्त्रीलिंग है, वैसी की वैसी रहेंगी, शिक्षिका वैसी ही रहेंगी, प्रथम पुरुष एक वचन रहेगी। लेकिन जो अस्ति शब्द है, अस्ति का अर्थ होता है। अब उनने कहा लंग लकार में बदलो, तो किसको बदलेंगे? ना तो शिक्षिका को बदलेंगे, ना ही वह शिक्षिका, कुछ नहीं बदलेंगे, सिर्फ अस्ति की जगह हम कर देंगे आसीत। तो इसका अर्थ हो जाएगा था थी थे, था थी थे, यानी चाहे इस कहें सह शिक्षकः आसीत, यानी वह शिक्षक था, सा शिक्षिका आसीत, वह शिक्षक थी, दोनों में ही हमारा आसीत शब्द आ जाएगा। ऐसे ही अब हम दूसरे पे आते हैं। इतना समझ में आ गया कि जो क्रिया होती है उसमें लकार परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं? जैसे शिक्षिका शब्द देखा, शिक्षिका कैसी है? प्रथम। मैं लिखा है? नहीं। तुम लिखा है? नहीं। शिक्षिका लिखा है, यानी ना तो मैं शब्द लिखा है ना तुम लिखा है, बाकी सब लिखा हुआ है। तो बाकी सब कहाँ पहुंचते हैं? प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष, और शिक्षिका एक है, दो है, बहुत सारी हैं, बोली शिक्षिका एक वचन है। तो हम प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया में हम क्या करेंगे?
क्रिया हमारी अस्ति लग रही है तो अस्ति की जगह अब लंग लकार वाली क्रिया में जाएंगे, अस धातु की। अस धातु की अब हम लंग लकार में जब प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया बनाएंगे तो वो आसीत बन जाएगा अस्ति के स्थान पे। ठीक है, तो ये आपका लकार परिवर्तन हो गया। अब देखिए ऐसे ही लिखा है सा अध्यापने संलग्ना भवती। आप कुछ मत देखिए, सिर्फ भवती पे चले जाइए। भवती में क्या लिखा है? ती। ती से पहचान लीजिए कि ये प्रथम पुरुष एक वचन में लगता है लट लकार में, तीतः अंति। प्रथम पुरुष एक वचन समझ में आ गया आपको? इतना पहचान लिया। क्या लिखा है? प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया है, तो अब कौन सी लकार की चाहिए हमें? भवती जो लिखा हुआ है भव धातु की, अभी हमारे पास कौन सी लिखी है? प्रथम पुरुष एक वचन की, वो भी लट लकार की। लेकिन अब इसको बदलना किस में है? भविष्य में। भविष्य काल में बदलना है तो आप जब लिट लकार में जाएंगे यानी भविष्य काल में जाएंगे तब आपको क्या चाहिए? बोले प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया चाहिए। तो क्या बन जाएगी? बोले भू धातु होती है जिसके भव के अनुसार रूप चलते हैं और जहां भवती था वहीं वो हो जाएगा भविष्यति। ठीक है, ऐसे ही देखिए फिर से अस्ति लिखा है तो आसीत कर दिया। अस्ति यानी है और लंग लकार हो गया तो हो जाएगा आसीत। और नयंती यानी तीतः अंति, पठती पठतः पठंती, कहाँ का आ रहा है? बोले ये प्रथम पुरुष बहुवचन की बात आ रही है। तो हमें लोट लकार का कौन सा हमें पुरुष और वचन चाहिए? तो आप कहोगे प्रथम पुरुष बहुवचन चाहिए। तो लोट लकार में प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया देखोगे तो उसमें यहाँ पे लट लकार में बनता है नयंती और लोट लकार में बन जाता है नयंतु। तो ये हो जाएगा। बाकी हमने कुछ बदला? नहीं बदला। जैसे हम प्रश्न निर्माण में भी सिखाते हैं, केवल एक चीज के परिवर्तन से पूरा हमारा क्या हो जाता है? काल ही परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही देखिए लिखा है पठामह, यानी देखिए कहते पठती पठता पठंती प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में पठसी पठथा पठत, और वहीं पे जब हमारी उत्तम पुरुष की बात आती है तब उसमें क्या बनता है? पठामी पठावह पठामह, यानी उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया बनती है पठामह। कहाँ पे बनती है? उत्तम पुरुष के बहुवचन की। पुरुष और वचन हम क्यों निकाल के रख रहे हैं? लिंग हमें नहीं चाहिए इसमें, लिंग वचन हमें कुछ नहीं पहचानना है, हमें देखना है उत्तम पुरुष बहुवचन। पहचान लिया। क्या करेंगे अब? विधिलिंग के भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया पे जाएंगे तो यहाँ पठामह बनता है, वहां बन जाता है पठेन। क्रियाएं याद करनी पड़ेंगी, धातु रूप तो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी तो ये कर पाएंगे कि पठामह। पहचान तभी आ पाएगी आपको, जैसे आपने देखा पठती, पहचान जाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन। लिखा हुआ है पठसी तो पहचानेंगे ये लट लकार के मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। तो जब तक याद नहीं करेंगे तब तक देखिए नहीं हो पाएगा। ऐसे हम बता दें और देखिए रटने से कोई मतलब नहीं है। सोचो कि इतनी सारी चीज़ें रट लो तो वो तो फिर कोई फालतू की बात है। ऐसे एक चीज़ रट लोगे हजारों चीज़ कैसे? तो हजारों चीज़ रटने से अच्छा है कि हम उसका तरीका सीख ले। तरीका सीखोगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसे लिखा है गच्छत। अब थ कहाँ आता है? ध्यान कीजिए। तो कहते हैं तीतः अंति, सीथः थ। थ कहाँ मिला? मध्यम पुरुष के बहुवचन में मिला। ठीक है, तो हमें क्या करना है? लिट लकार में भी मध्यम पुरुष के बहुवचन पे पहुंचना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? लिट लकार यानी भविष्य काल। भविष्य काल में जब मध्यम पुरुष में जाएंगे हम तो भाई लट और लिट में क्या समानता होती है कि जब भविष्य में बदलते हैं तो स्या लग जाता है। तो गच्छत था तो ये हो जाएगा गमिष्यत। क्या बन जाएगा? गमिष्यत। ठीक है, एक और जो परिवर्तन होता है वो धातु रूप जब हमने समझाई है उनमें करवाया है कि जो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अपना रूप बदल देती हैं। जैसे गम धातु होती है वो गच्छ में बदल जाती है। किन में? चार लकारों में। चार लकार कौन से? तो हमने पूरे चार लकार ना बता के हम कह देते हैं कि लिट लकार को छोड़ दो। कौन सा? लिट लकार यानी भविष्य काल को। भविष्य काल को छोड़ दो तो चारों लकारों में ये जो गम धातु होती है वो गच्छ की अनुसार चलती है। देख लीजिएगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ऐसे गच्छतु गच्छताम और गच्छन्तु, ये सब लोट लकार हो चाहे हमारी विधिलिंग लकार हो, सब में जो हमारी गम धातु है गच्छ बन जाती है। पा धातु है वो पिब बन जाती है। क्या बन जाती है? पिब बन जाती है। ऐसे ही दृश्य धातु है वो पश्य बन जाती है। दृश्य धातु है वो क्या बन जाती है? पश्य धातु है। क्या बन जाती है? पश्य बन जाती है। ऐसे ही स्था धातु हमारी तिष्ठ बन जाती है।
ठीक है, तो ये इसलिए बता दिया क्योंकि आप कहेंगे कि मैम आप तो कह रही थी केवल स्या लगाना था लेकिन यहाँ गच्छ से वहाँ गम हो गया, तो क्यों हुआ? क्योंकि भविष्य काल में ये क्रियाएं अपना रूप नहीं बदलती हैं, बाकी के चारों में बदल लेती हैं। ठीक है, इसीलिए वो गच्छत था लेकिन ये गमिष्यत हो गया, था तो समान ही रहा, बस श्या भी समान रहा लेकिन गच्छ से गम हो गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब कहते हैं गच्छन्ति, क्या लिखा है? गच्छन्ति। तो याद कीजिए क्रिया रूप, ती तह अंति कहाँ आता है? प्रथम पुरुष के बहुवचन में। कहाँ आता है? प्रथम पुरुष के बहुवचन में। ठीक है, लट लकार में। तो हम लकार भी मत पहचानिए सिर्फ, तो आप तो ये देख लीजिए कहाँ आता है। बोले ये प्रथम पुरुष की लाइन में बहुवचन नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। तो हमें क्या करना है? भूतकाल के भी प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप उठा लेना है। तो हमारा गच्छ धातु क्या बन जाएगी? बोली जब भूतकाल की क्रिया बनाते हैं तो उसमें अ लग जाता है, तो ये लग जाएगा अ। और भाई बहुवचन के रूप पे जाइए तो क्या बनेगा? त ताम न। तो अ पहले ही लगा दिया और क्या लग गया? न, तो हो गया गच्छन। ठीक है, बस हमने बाकी के कोई चीजें पढ़ी नहीं पढ़ी, सिर्फ क्रियाओं को पकड़ा। क्रियाओं का जो ध्यान कीजिएगा, लकार परिवर्तन में आपको क्या करना है? यहां की क्रिया का क्या क्या देखना है आपको? पुरुष और वचन। ठीक है, क्रिया शब्द का आप पुरुष और वचन पहचान लीजिए बस। और फिर क्या करना है? जो लकार यहाँ पे दिया हुआ है उससे उसको तो बदलना ही है अपन को, जिस लकार में बदलना है, जैसे यहाँ पे लंग लकार में बदलना है या किसी भी लकार में बदलना है, उसके उसी पुरुष और वचन की क्रिया को उठा के रख दीजिए, आपका लकार परिवर्तन हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया था। तो इस प्रकार से आपका ये एकादश जो पाठ है उसके सारे ही आपके अभ्यास कार्य होते हैं पूरे। तो अब अगले वीडियो में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, द्वादश पाठ है, कह रक्षति कह रक्षता, यानी कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित होता है, उससे कौन सुरक्षित होता है, ये हमारा पाठ है। एक पर्यावरण के ऊपर ये पाठ है जिसको हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। उसके पहले आपको वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ सभी यूट्यूब पे तो मिलते ही हैं, लेकिन आसानी से आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। करना क्या है आपको? आप गूगल पे लिखिए magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, आपके सामने वेबसाइट का पेज हो जाता है ओपन, जिसमें कि आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो क्लासेस दिखने लगेंगी। क्लास 12th से किंडरगार्टन, एक्स्ट्रा लर्निंग सब कुछ है यहाँ पर। आप क्लास जैसे 8th को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने 8th क्लास की सब्जेक्ट की लिस्ट ओपन हो जाती है। उसमें मान लीजिए आपने किया संस्कृत को क्लिक, तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, हर चैप्टर में कितने कितने लेक्चर्स हैं सब इसके अंदर इंक्लूड हैं। मान लीजिए आपने चैप्टर 1 ओपन किया तो आपके सामने 3 लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे, और जिसमें से आपने फर्स्ट को क्लिक किया तो आपके सामने फर्स्ट वाला वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ही आप नेक्स्ट वीडियो पे भी जा सकते हो कि पहला अनुवाद पढ़ लिया, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, तो नेक्स्ट का भी ऑप्शन है, और क्रॉस करेंगे तो फिर से अपनी मेन लिस्ट पे आ जाएंगे। तो आसानी से हमने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में जैसे 10वें पाठ को पढ़ना है, 11वीं को पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको 11 लेसन तक के सब स्क्रॉल करके देखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप वेबसाइट से तुरंत स्टेप बाय स्टेप पहुंच जाएंगे आराम से। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।